छात्र संघ चुनाव होने जरूरी होते हैं। चुनाव से ही अच्छे नेतृत्व और अच्छे युवा नेता निकल के आते हैं, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों। 12th में 90% लेके आ रहा है वो बच्चा, स्टेट मेरिट लेके आ रहा है, उसके बाद आप यहाँ पे उसको 0% दे रही हैं। तो ये तो प्रशासन की सबसे बुरी हालत है। प्रशासन है वो एकदम भ्रष्ट है। तो हमारी तो पूरी फैमिली अब पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गई है, और अब तो हमारे से ज्यादा हमारे पेरेंट्स एक्साइटेड रहते हैं कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखर। देखिए, दोपहर का वक्त है और राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस में मौजूद हैं, कैंटीन के अंदर बैठे हैं। देखिए, धूप बड़ी तेजी के साथ पड़ रही है, लेकिन इस धूप का असर नहीं हो रहा है एनएसयूआई के चुनाव पे, बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला मुझे लगता है, क्योंकि कैंडिडेट्स है ना जो चुन चुन कर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स अपनी दावेदारी की ताल भी ठोक रहे हैं। एक चेहरा, एक नाम। मैंने कुछ दिनों पहले भी एक रील डाला था जहां एक कैंडिडेट जो है टोल बूथ को मैं उखाड़ते हुए दिख रही थी। वो नाम आप सभी ने सुना भी होगा, रितु बराला। ये एक ऐसा नाम है एनएसयूआई में इन दिनों जो है चर्चा के साथ ऊपर उठ रहा है कि एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है ना राजस्थान की, वो शायद रितु बराला के हाथों में जा सकती है। तो रितु बराला जी से ही आज जानेंगे कि क्यों जो है उनके नामों को लेकर इतना संशय बना हुआ, सस्पेंस बना हुआ है, लोग क्यों उनका नाम ले रहे हैं। रितु जी, बहुत स्वागत करूंगी इस भीषण गर्मी में आपका। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, और आपका हमारा समाचार चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप छात्रों की आवाज़ देश और प्रदेश की जो तमाम जनता है वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। और आप मीडिया एक देश का चौथा मजबूत स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र में, और लोकतंत्र में आप जनता की आवाज़ उठाना, युवाओं की आवाज़ उठाने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। और उस आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करती हूँ मैं। चलिए, बहुत शुक्रिया रितु जी। आपको पता है रितु जी, मैं बहुत कम लड़कियां देखती हूँ। मैं आज तो जनरल टॉक करूंगी आपसे। मैं बहुत कम लड़कियां देखती हूँ यूनिवर्सिटी में जो कूदती फांदती हैं, जो टोल टैक्स तोड़ती हुई हमको दिखती है, क्योंकि आपका तो लेटेस्ट जो वीडियो वायरल हुआ था ना, वो बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ था। एनएसयूआई का जो कार्यक्रम था, आप जा रही थी रास्ते में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पहला सवाल यही पूछूंगी आपसे कि कैसे सोचा कि मुझे एनएसयूआई के साथ चुनाव लड़ना है, मुझे ये जिम्मेदारी संभालनी चाहिए प्रदेश की? देखिए, प्रदेश स्तर पर राजनीति में जो राजनीति की पहली सीढ़ी होती है वो छात्र संघ चुनाव माने जाते हैं। और मैं जब राजस्थान विश्वविद्यालय के जो संगठन कॉलेज है महारानी महाविद्यालय, वहाँ से ग्रेजुएशन करने आई थी, और वहाँ ऐसे एनवायरनमेंट देख के कि छात्राओं को बहुत पार्शलिटी प्रशासन द्वारा भी की जाती है। कई काम होते हैं जो प्रशासन नहीं करता है। अगर चुनाव नहीं होते हैं तो उनके साथ बहुत ऐसे काम होते हैं जो प्रशासन अपने अंडर में रख के मिली वक्त में छुप करके भ्रष्टाचार भी करते हैं। कई काम स्टूडेंटों के होने चाहिए वो नहीं भी होते हैं। भ्रष्टाचार भी ऐसा होता है कि उनका जो फीस का भी बजट आता है, समाज कल्याण स्कॉलरशिप भी आती है। काफी ऐसे इश्यूज होते हैं जिनमें मैं ऐसा मानती हूँ कि लोकतंत्र में चुनाव की बहुत बड़ी भागीदारी होती है, और छात्र संघ चुनाव और छात्र छात्राओं की राजनीति होती है वो बहुत जरूरी है। वो चाहे किसी भी कैंपस में हो, कोई भी देश के विश्वविद्यालय में हो, छात्र संघ चुनाव होने जरूरी होते हैं। चुनाव से ही अच्छे नेतृत्व और अच्छे युवा नेता निकल के आते हैं, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों। तो राजनीति में आने का एनएसयूआई में तो मेरा इसलिए था कि एनएसयूआई बहुत अच्छे से छात्र और छात्राओं के बीच में थोड़ा खुलकर काम करता है, बहुत एक्टिव रहता है। और फ्यूचर भी मेरा एनएसयूआई में, मुझे लगा कि मेरे लिए संगठन फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। तो मेरा फ्यूचर मुझे एनएसयूआई में दिखा, तो मैंने एनएसयूआई को डिसाइड करके चुना। यूनिवर्सिटी में बहुत लंबे समय से तो मैं देख रही हूँ कि चुनाव नहीं हो रहे। मैंने खूब लोगों को पिटते हुए भी देखा है, सलाखों के पीछे जाते हुए भी देखा है। तो जब चुनाव नहीं हो रहे थे तो ऐसा लगा नहीं कि ये चुनाव होने कितने जरूरी है, क्योंकि यहीं से जो है एक छात्र नेता निकल कर जाता है, उसकी सीढ़ी बन जाती है यूनिवर्सिटी का चुनाव। देखिए, राजस्थान के जो छात्र संघ चुनाव है सरकार ने बंद कर रखे हैं, बहुत ही गलत काम है। छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, बहुत जरूरी है। देश में ऐसे कई नेता बने हैं जो अपने प्रदेशों से मुख्यमंत्री रहे हैं, वो छोटे छोटे संगठनों से गए हैं। मैं ऐसा नहीं, एनएसयूआई, एबीपी, बहुत ऐसे संगठन हैं, इंसो, आयसा, एसएफआई, मतलब ऐसे संगठन, हजारों संगठन हैं जो कहीं ना कहीं एक लीडर निकालती है। कोई भी संगठन होता है उसका एक ना एक प्रतिनिधित्व होता है, टिकट का दावेदार होता है, तो वो एक नेता तैयार करता है।
तो जब आप छात्र संघ चुनाव ही बंद कर देंगे तो नेताओं की जो सोसाइटी, नेताओं को जो डेवलप करने की जो एजेंसी है वो बंद हो जाती है। और छात्र संघ चुनाव ही राजनीति की पहली सीढ़ी माना जाता है। यहाँ से आप राजस्थान असेंबली का उदाहरण ले लीजिए, कितने छात्र संघ चुनाव से असेंबली में लोग गए हैं, विधानसभा मेंबर हैं, भी एमएलए हैं, कोई एमपी है, कोई सीएम भी है। तो छात्र संघ चुनाव ही बंद हो गया तो ये राजनीति की पहली सीढ़ी का गला घोटने का काम सरकार ने किया है, और मैं ऐसा मानती हूँ बहुत गलत है। छात्र संघ चुनाव होना बहुत जरूरी है, प्रदेश में ही नहीं, देश में ही, पूरे देश में कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ चुनाव नहीं हो रहे, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि सरकारों को चुनाव कराने चाहिए। चुनाव होंगे तो ही नए लीडरशिप आएंगे, नए नेता उभर कर आएंगे। अच्छा, एक सवाल पूछूंगी कि मैं एनएसयूआई में लड़कियों को बहुत कम देखती हूँ। लड़कियां अमूमन तौर पर एक आधी मैंने देखी हैं जो कई प्रोटेस्ट में मुझे नजर आती हैं, इसके अलावा मैंने लड़कियां नहीं देखी। लेकिन लड़कों की मैंने भरमार देखी है। और अभी जब मैं सोशल मीडिया खोलकर देखती हूँ तो फलाने सिंह जो है एनएसयूआई का चुनाव लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, मतलब इतने लड़के अचानक से आ कहाँ से गए? मतलब सबको स्टारडम चाहिए क्या? देखिए, स्टारडम तो सबको चाहिए, क्योंकि आज का जो सोसाइटी का एनवायरनमेंट हो गया है और जो अपना जो सामाजिक एनवायरनमेंट भी है वो भी इस टाइप का एनवायरनमेंट हो गया है कि स्टारडम को ही आजकल नमस्कार है। सूरज, उगते हुए सूरज को सब चमत्कार और नमस्कार करते हैं। तो ये स्टारडम सोसाइटी के लोगों ने बना दिया है, पब्लिक ने बना दिया, समाज ने बना दिया है। स्टारडम सबको चाहिए। और बेसिकली बात ऐसी है कि लड़कियां एनएसयूआई में आई भी हैं, बहुत लड़कियां पहले भी कंटेस्ट किया। एनएसयूआई ने तो पहले लड़कियों को प्रेसिडेंट का टिकट भी दिया है। मेरे से पहले तिरसला जी लड़ी हैं, शेफाली जी भी लड़ी हैं, स्पर्धा चौधरी जी भी लड़ी हैं। ऐसी बहुत लड़कियां हैं जो आई हैं, पर मैं ऐसा मानती हूँ कि आगे असेंबली तक वो नहीं पहुंच पाई। वो काफी, ऐसा नहीं है कि मीनाक्षी चंद्रावत जी भी पहले एमएलए झालावाड़ से वो एनएसयूआई की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, और रंजू रामाव जी ये भी असेंबली की तैयारियां कर रही हैं। एमएलए नहीं बन पाई वो बात अलग है, लेकिन ये लीडर थी तभी असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट कर पाई है। और हाँ, लड़कों की भागीदारी में लड़कियों की प्रतिभागिता थोड़ी कम है। और जब आप समझते हैं कि अपनी जो पुरुष प्रधान समाज है ये हमेशा से थोड़ा एक्टिवेटेड रहा है, लड़कियों को भी मैं कहना चाहूंगी कि थोड़ा जागरूक रहें, समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक्टिव फुल तरीके से रहें। वो किसी भी क्षेत्र या किसी भी विभाग में रहें, पॉलिटिक्स में रहें, प्रशासनिक विभाग में रहें, एकेडमिक विभाग में रहें, शैक्षणिक किसी भी डिपार्टमेंट में वो रहें, फुल एक्टिवेटेड रहें। राजनीति हो, हर डिपार्टमेंट में, अपने हर क्षेत्र में, हर विभाग में अपनी फुल भागीदारी दें, तब भी लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। ये लड़कियों को खुद को सोचने का, निर्णय करने का उनका खुद का डिसीजन होगा। और लड़कियां आए, मैं तो उनका स्वागत करूंगी राजनीति में, क्योंकि हम फेस करते हैं, जब प्रोटेस्ट करते हैं तो लड़कियों की संख्या 10-20 होती है, उनको भी लड़के पीछे धकेल देते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक लड़कियों पे क्वेश्चन है। और लड़कियों को मैं कहूंगी, जब तक आप खुद मजबूत नहीं होंगी, आप खुद निर्णय नहीं लेंगी, तो आपको कोई भी आगे भागीदारी नहीं करने देगा। आज हम कंपटीशन करते हैं तो हमारे लिए भी आसान नहीं है, बहुत चुनौतियां रही हैं और आगे भी रहेंगी, लेकिन हम लड़ते हैं और आगे तक मजबूती से लड़ेंगे। लड़कियों की भागीदारी, मैं तो यही चाहूंगी कि मैं अगर आगे आती हूँ तो मैं खूब लड़कियों को लेके आऊंगी। मैंने देखा कि विनोद ने बहुत संघर्ष किया था। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी विनोद के पास थी। मैं बहुत लंबे समय से विनोद को जानती हूँ। सो एक हम भी ऐसे कयास ही लगा रहे थे कि भाई राजस्थान से कोई बन जाए। राजस्थान से अचानक से विनोद का नाम सामने आता है कि भाई जो है जिम्मेदारी एनएसयूआई की विनोद जाखड़ को दे दी जाती है। अब पद जो है खाली हो गया, रेस में हर कोई दौड़ रहा है। तो ये रेस, अगर आपसे जानना चाहती हूँ, आप भी लड़ रही हैं, आप भी तैयारी कर रही हैं, अगर ये किसी वापस से किसी जो है पुरुष के पास चल जाती है, जैसे अभी आप कह रहे थे मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी, पुरुष प्रधान देश है हमारा, वापस से किसी अगर मेल के पास ये सीट चली जाती है, तो क्या लड़कियां जो है भागीदारी आगे निभा पाएंगी, एक्टिव हो पाएंगी? क्योंकि अभी अगर लड़कियां कम हैं, आगे भी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर एक मेल है तो उसके साथ जाहिर तौर पर लड़कों के साथ तो लड़के ही चलना पसंद करते हैं। कैसे देखती हैं इस चीज को? देखिए, विनोद जी की आप बात कर रही हैं। विनोद जी तो देखिए, एनएसयूआई में पहले जब वो राजस्थान कॉलेज के प्रेसिडेंट थे और जब यूनिवर्सिटी का निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा, उसके बाद वो नेशनल सेक्रेटरी रहे, दिल्ली प्रभारी रहे। एनएसयूआई में 4-5 साल उन्होंने काम किया। राहुल जी ने उनको ये भी बोला कि आपने संगठन के खिलाफ जाके चुनाव लड़ा है, लेकिन फिर उन्होंने 1 साल, फिर राहुल जी ने उनको 2 साल जिम्मेदारी दी, फिर उन्होंने कंटिन्यू काम किया, तब जाके उनको स्टेट प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी। और फिर वापिस उन्होंने इंटरव्यू दिया, तब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है एनएसयूआई द्वारा। मतलब उन्होंने कम से कम 10-12 साल कंटिन्यू संघर्ष किया है।
एनएसयूआई में छात्र हितों के लिए संघर्ष किया है। तो एनएसयूआई और राजस्थान के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि इतिहास में पहली बार राजस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इससे अच्छा गौरवान्वित विषय क्या हो सकता है कि एक आम परिवार का लड़का, दलित परिवार, साधारण, आज मेरे जैसे किसान परिवार की बेटी कहीं जाती है, कहीं आगे राजनीतिक भविष्य उसका, मतलब बहुत अच्छे पद की जिम्मेदारी उसको मिलती है, तो कोई छोटी बात नहीं है आम घर से निकलने वाले विद्यार्थी के लिए। तो आम घर के लड़के को जिम्मेदारी मिली है, हमारे लिए तो बहुत ही गौरव का विषय है। और रही बात कि अभी भी अगर प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट के एनएसयूआई की आप कह रही हैं कि अनाउंसमेंट चल रही है, कि एक्सरसाइज भी चल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, कौन आगे दावेदार होगा, किसको जिम्मेदारी मिलती है, तो बहुत अच्छा विषय है और बहुत ही रोमांचक ये टॉपिक है कि सब लोग एक्साइटेड है कि कौन बनेगा, नया चेहरा कौन हो सकता है। और फिर से अगर कोई मेल आता है तो फीमेल तो बहुत कम आई है, और मैं ऐसा मानती हूँ महिलाओं को फिर पीछे राजनीति में धकेल दिया जाएगा। और मैं ऐसा मानती हूँ 5-10 साल उनको फिर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और इस पीछे धकेलने से ये नहीं है कि राजनीति में हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम तंत्र से फिर लड़ाई लड़ेंगे, एनएसयूआई से भी हम मजबूती में एनएसयूआई के साथ रहेंगे, काम भी करेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि जितना स्ट्रगल मेल कर रहा है, मेरा मतलब जो भी मेरे साथ मेल कैंडिडेट्स हैं उनके बराबर में मैंने ताल ठोकी है और मजबूती से सारे काम किए हैं। शक्ति प्रदर्शन लीजिए, कहीं भी भीड़ जुटानी हो, कहीं भी प्रदर्शन करना हो, कहीं भी हमारा पार्टी का जो भी एक्टिविटी रही है, छात्र हितों की हम लोग यूनिवर्सिटी में 24 घंटे एक्टिवेटेड रहते हैं। तो कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि मैंने लड़कों के प्रतिस्पर्धा के साथ में कम भागीदारी मैंने की है, बराबर मजबूती से हमने भागीदारी की है। और वो तो पार्टी का निर्णय रहेगा कि वो लड़का बनाते हैं या लड़की बनाते हैं, वो उनका सेल्फ डिसीजन रहेगा, वो सह विवेक से किसको चुनते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि लड़की भी इस जिम्मेदारी को अच्छे से निर्वहन कर सकती है, लड़कियां कमजोर नहीं है। और महिला रिजर्वेशन आ रहा है आगे, काफी डिस्कस चल रही है अभी लोकसभा, मतलब पार्लियामेंट सत्र चल रहा है, उसमें भी काफी डिस्कस चल रहा है कि महिला रिजर्वेशन लाएंगे। लेकिन जब आप महिलाओं को आगे राजनीति में नहीं लाएंगे तो आप एक बात है, तो रिजर्वेशन क्या ही करेगा। तो मैं तो ऐसा मानती हूँ कि महिलाओं को जिम्मेदारी देनी चाहिए इन लोगों को। काफी समय हो गया है, 1999 के बाद एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष भी कोई महिला नहीं बनी है। तो ये हमारी कमी भी है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। महिलाएं आएंगी नहीं तो कौन देगा पद, आप बताइए ना, काम ही नहीं करेंगी तो ऐसे पद कौन देगा। बैठे बैठाए तो को कोई चीजें नहीं मिलती हैं। आप किसी भी फील्ड में तैयारी, आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, एग्जाम ही नहीं देंगे तो आप एलिजिबल ही नहीं है। तो वही बात है, आप चुनाव लड़िए, आप आइए, राजनीति में भी आपको आगे क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको पद मिलेंगे, जिम्मेदारियां मिलेंगी, आप उनका निर्वहन करिए। तो मैं तो यही मानती हूँ कि मेल हो फीमेल हो, जिसको भी संगठन जिम्मेदारी देगा, मजबूत संगठन को करने का काम करेंगे हम। अच्छा, मैं तो अभी सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे नाम देखती रहती हूँ जिनको मैंने खुद ने ही कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं तो अमूमन यूनिवर्सिटी जो है कवर करती हूँ। कई तो मैंने पोस्टर्स में देखती रहती हूँ, गाड़ियों के पीछे पोस्टर लगना शुरू हो गए हैं, कई ऑटो पे पोस्टर चिपक रहे, बसों पे पोस्टर चिपकने लगे। अच्छा, उन भाई साहबों को चाहे कोई जानता नहीं होगा, लेकिन तैयारी बखूबी कर रहे हैं। क्या ये हो सकता है कि लोगों को ऐसा लग रहा हो कि विनोद जी जो है राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थानियों को जो है पहली प्राथमिकता देंगे, तो पहले से ही जो है हमें उन पे घी लगा लेना चाहिए, कि हमारी भाषा में तो यही कहते हैं कि भाई पहले से ही जो है आदमी को बहला फुसला लेना चाहिए। सभी होता है क्या कहीं? देखिए, बहुत ऐसे नए चेहरे हैं जो इस समय में उभर कर आ रहे हैं, हम भी उनको नहीं जानते, लेकिन वो चेहरे, उनके लिए उनको ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान का पहली बार बना है, तो इससे अच्छा विकल्प कोई नहीं हो सकता, इससे अच्छा समय बार बार नहीं आएगा राजस्थान के लिए। तो वो भी कहीं ना कहीं अपना हाथ आजमा रहे होंगे, और आजमाना भी चाहिए भाई, उनके लिए तो अच्छा अवसर आया है। तो बहुत नए चेहरे हैं, हम तो ये कहेंगे हमारे भाई, मतलब जो नए चेहरे हैं वो भी हमारे भाई हैं, और वो भी एक्टिविटी करें, वो भी संगठन में काम करें, कहीं ना कहीं संगठन उनको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तो देगा ही। सही बात है। अच्छा, एक सवाल जानना चाहूंगी, आपने पहले भी चुनाव की जो है तैयारी की हुई है, मैंने काफी पोस्टर आपके देखे, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि भाई बात करनी चाहिए एक बारी के आगे क्या प्लान है। घर वालों ने कभी ऐसे कहा नहीं कि अब तो बैठ जाओ ऋतु? नहीं नहीं, देखिए, पहले मैं जब महारानी की टाइम में राजनीति फील्ड में आई थी, तब मैं ताइक्वांडो से इंटरनेशनल खेल के आई थी, आउट ऑफ इंडिया, दुबई रिप्रेजेंट किया था मैंने इंडिया को। तब मेरे फादर ने जरूर मुझे ये बोला था कि जो भी करो आप अच्छे से डिसाइड करके करना, क्योंकि तुम्हारा तो फ्यूचर स्पोर्ट्स में है, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, तुम स्टडी में भी ठीक हो भाई। मतलब आप आम फैमिली से हो, तो राजनीतिक जो काम है वो आसान नहीं है, राजनीति फील्ड बिल्कुल आसान नहीं है। तुम ऐसे लाइटली ले रही हो, लेकिन लाइटली लेना मत, ये फील्ड बहुत हार्ड है, और रियल में बहुत हार्ड वर्किंग है। लगता है आज मुझे लगता है कि हाँ, मैंने 10-12 साल यहाँ टाइम दिया, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक फील्ड बिल्कुल आसान नहीं है।
बहुत डिफिकल्ट है। एनी टाइम 24 घंटे आप हार्ड वर्किंग करते हैं, फिर भी आपको कहीं ना कहीं ये सर्टिफिकेशन नहीं मिलता कि आप ऐसे सोचते हैं रात को कि यार कुछ ना कुछ तो कमी आज भी रह ही गई है। तो मैं ऐसा मानती हूँ, और 10 साल 15 साल मुझे हो गए हैं, तो अब तो मेरी फैमिली फुल सपोर्ट में है मेरे। जिस दिन मैं टोल वोल तोड़ा भी था, दिल्ली गए थे, उस दिन मैं, मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी, मेरे फादर, मैं, मेरा भाई, सब हम दिल्ली थे प्रोटेस्ट में, विनोद भाई के शपथ वाले प्रोग्राम में। तो हमारी तो पूरी फैमिली अब पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गई है, और अब तो हमारे से ज्यादा हमारे पेरेंट्स एक्साइटेड रहते हैं कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सपोर्टिव है, पूरी फैमिली सपोर्टिव है, मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े रहते हैं। मैंने 2 चुनाव लड़े, महारानी का भी कंटेस्ट किया है, यूनिवर्सिटी का भी किया, दोनों में मुझे फैमिली ने मजबूत किया है, और उन्हीं के बेसिक, मैंने उनके बेस पे ही आज संगठन में काम किया है। अच्छा, युवा कांग्रेस के चुनाव भी अभी एनएसयूआई का तो इतना चलो अभी नहीं आ रहा है, लेकिन युवा का जो युवा कांग्रेस का जो चुनाव है प्रदेश अध्यक्ष के पद की मैं बात कर लूं, ये बड़ा कांटे की टक्कर होने वाली है। अगर मैं दो चार का नाम ले लूंगी तो बहुत बुरा मान रहे हैं लोग, क्योंकि मैं जिस जिसका नाम ले रही हूँ उसके जो अलग वाले कैंडिडेट है दूसरे वाले, वो बेचारे बहुत बुरा मान रहे हैं, लेकिन फिर भी दो तीन नाम ऐसे जो बहुत कांटे की टक्कर दे रहे हैं। एक अभिषेक चौधरी और दूसरा अनिल चोपड़ा। क्या लगता है, वाकई में दोनों कांटे की टक्कर दे रहे हैं, कि या आपके भी मन में कोई नाम है ऐसा कि भाई आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये भी कांटे की टक्कर दे रहा है, आपने नहीं सुना हो? नहीं देखिए, अगर मैन डिफेन एक दूसरे को करेंगे तो ये दोनों कैंडिडेट्स ही यूथ कांग्रेस में, ऐसा माना जा रहा है। बीर पूरे राजस्थान में यही समीकरण बन रहा है कि अनिल चोपड़ा जी या अभिषेक चौधरी जी। अभिषेक चौधरी भी अभी बड़े भाई रहे हैं, अनिल चोपड़ा जी भी राजस्थान सिटी से निकल के और गए, दोनों दोनों ही बड़े भाई हैं मेरे। दोनों जाट फैक्टर दोनों जाट हैं और दोनों मेहनती हैं, मेहनत, दोनों मेहनती हैं, दोनों सक्रिय संगठन के लिए एक्टिवेटेड हैं, छात्रों के लिए और छात्र छात्राओं के लिए संघर्ष करते गए हैं, और आज भी पब्लिक डिमांड जो भी है पब्लिक के बीच में रह के काम कर रहे हैं, दोनों कंटिन्यू है। कंटिन्यू। तो अभिषेक भी अभी अच्छे हैं और अनिल भी अभी अच्छे हैं, तो मैं तो ऐसा मानती हूँ कि इन दोनों में ही कंटेस्ट रहेगा, मामला जो रहेगा यही एक दूसरे को डिफेंड करेंगे, इन दोनों का ही चुनाव मंडेगा, और जनता जनता देखिए किसको चुनती है। आप किसको अगर सपोर्ट करने का मौका मिलता है, तो अभिषेक या अनिल दोनों में से कौन सा कैंडिडेट ऐसा है आपको लगता है कि भाई ये तो पक्का जो है निकल ही जाएंगे? क्या क्या अनुमानित क्या लगता है? देखिए, मेरे लिए तो दोनों भाई हैं। अभी हम लोग अभी एनएसयूआई में लगे हुए हैं, उधर यूथ कांग्रेस में इतना अभी मतलब हमने भी ध्यान नहीं, क्योंकि अभी मेंबरशिप ही स्टार्ट नहीं हुई है, 5 तारीख के लगभग स्टार्ट करेंगे, तब देखते हैं। अभी सोशल मीडिया पे तो लोगों ने तो घोषित कर रखा है। सोशल मीडिया पे देखिए माहौल भी क्रिएट करना पड़ता है। सोशल मीडिया आजकल राजनीति में बहुत बड़ा रोल अपना अदा कर रही है, तो सोशल मीडिया का तो जो मामला वो उठा के लेना चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ कि सोशल मीडिया आधा चुनाव डिसाइड कर देता है। हाँ, तो देखिए अभिषेक चौधरी जी और अनिल चोपड़ा जी दोनों ही अच्छे उम्मीदवार हैं, और दोनों मेरे बड़े भाई के समान है, दोनों के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं, और जनता डिपेंड करेगी। देखिए हम तो एनएसयूआई में लगे हुए हैं, एनएसयूआई में संभाल रहे हैं, अभी एनएसयूआई की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, और हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं, दोनों हमारे भाई हैं, दोनों जो मजबूत रहेगा, जिसको जनता ज्यादा प्यार प्रेम देगी वही जीतेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछूंगी, आपकी यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ तो मुझे यहाँ बहुत खामियां नजर आती है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, एक बारी तो मैं खुद जो है कैंपस में घुस गई थी, तो मुझे भी धक्के देकर बाहर निकाला गया था कैंपस से। मैंने यहाँ साफ सफाई नहीं देखी कभी। कई ऐसे ब्लॉक्स है जहाँ बाथरूम हमेशा मुझे गंदे दिखाई देते हैं, बहुत ही मतलब गंदे हालत में। मैं कैंटीन में बैठी हूँ, कैंटीन की हालत बहुत खराब है, जबकि ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, अच्छा खासा गवर्नमेंट से पैसा भी आता होगा। रिवैल्यूएशन का भी अभी बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था, छात्रों के साथ काफी कुछ जो है कुठाराघात जैसी चीजें हुई थी, काफी लोगों ने मुद्दे उठाए थे, छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे। क्या लगता है कि इन चीजों को कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए कुठाराघात तो विद्यार्थियों के साथ काफ़ी बार होता है। रिवैल्यूएशन का फॉर्म ये इसलिए अप्लाई कराते हैं कि काफ़ी ऐसे 2-5 डिपार्टमेंट होते हैं जिनको ये लेके बैठते हैं हर बार। काफ़ी बच्चे ऐसे जो 90% के यहाँ आते हैं, फिर उनके बैक आ जाती है, 0-0%, उनके 0-0% आ जाता है। आप सोचिए कि कॉपी में वो बच्चा कुछ नहीं लिख के आ रहा है कि 0% उसको दे रहे हैं, आप 12th में 90% लेके आ रहा है वो बच्चा, स्टेट मेरिट लेके आ रहा है, उसके बाद आप यहाँ पे उसको 0% दे रही हैं। तो ये तो प्रशासन की सबसे बुरी हालत है। प्रशासन है वो एकदम भ्रष्ट है। प्रशासन के पास ऐसा भी नहीं है कि रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर के पास बजट नहीं आ रहा राजस्थान विश्वविद्यालय को चलाने के लिए, देख रेख के लिए, मैनेजमेंट के लिए। भाई कैमरे नहीं है। राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय अगर माना जाता है तो वो राजस्थान विश्वविद्यालय माना जाता है। आप कैंटीन की व्यवस्थाएं देख लीजिए। तभी मैं बोलती हूँ कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए कि राजस्थान की विश्वविद्यालय की जो दरबदर स्थिति है वो उसको आईना दिखाता है कि आपके हाल ऐसे हैं। वो छात्र संघ चुनाव बयान करते हैं कि आपके हाल इतने बुरे हैं। आप राजस्थान विश्वविद्यालय
कि कहीं रैंक हुआ करती थी कभी, आज वो रैंक भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन लोगों ने राजस्थान विश्वविद्यालय का बेड़ा गर्क कर दिया है अपने खुद का पेट भरने के चक्कर में। थोड़े दिन पहले पानी के घोटाले हुए थे, वाटर वर्क्स का भी घोटाला था, रेलवेशन का घोटाला था, और छात्र संघ चुनाव ही नहीं है तो आप हमारी फीस में छात्र संघ चुनाव का बजट क्यों ले रहे हैं? फीस में किस चीज का बजट ले रहे हैं आप? 30,000 स्टूडेंट का जो रिफंड है वो वापस करिए। एफए डिपार्टमेंट को हम कहना चाहते हैं, आप चुनाव ही नहीं करा रही हैं तो फिर आप फीस में हमारे काट क्यों रही हैं? इलेक्शन कंटेस्ट कराने की जो फीस होती है वो क्यों काट रही हैं? नहीं काटनी चाहिए आपको। और कई समाज कल्याण बोर्ड की जो स्कॉलरशिप आती है वो भी बच्चों तक 2-2 साल तक नहीं आती। आप बताइए, जब फाइनल ईयर करके ग्रेजुएट हो जाता है बच्चा, उसके पास स्कॉलरशिप ही नहीं आती है तो फिर उसको स्कॉलरशिप की जरूरत क्या है? ग्रेजुएशन के टाइम ही जरूरत है ना उसको, फिर तो आगे वो पोस्ट ग्रेजुएशन की स्कॉलरशिप लेगा। तो बहुत बुरे हाल है राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन के। और जब छात्र संघ चुनाव होता है तब तो इनके होश ठिकाने पे रहते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि जो छात्र संघ चुनाव के यूनियन के जो छात्र प्रतिनिधि होते हैं वो इनकी बुद्धि ठिकाने पे लाने का काम करते हैं, और इनको आईना दिखाते रहते हैं कि तुम्हारी पारदर्शिता क्या है, तुम्हारे को कैसे साफ सुथरा काम करना है। और प्रशासन के कान है ना वो, मतलब कानों में एक्टिविटीज, मतलब एक्टिविटी करते रहते हैं, तो उनके बीच में जाते रहते हैं, तो उनको पता रहता है कि हाँ, राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र प्रतिनिधि और छात्राएं विद्यार्थी जो भी है वो जागरूक है, वो तुम्हारी जो मिली भगत है, जो तुम भ्रष्टाचार करते हो उसका विरोध करेंगे। तो ये कम विरोध करते हैं, लेकिन अब जो छात्र संघ चुनाव बंद हो गए तो इनके पैर और खुल गए। तो मैं तो मानती हूँ छात्र संघ चुनाव जल्दी होगा तो इस राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थितियां सुधरेंगी थोड़ी। चलिए ऋतु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और स्थिति तो क्या ही बताऊँ मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की, आपको जितनी मैं बताऊंगी उतनी कम हो जाएंगी, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से राजस्थान यूनिवर्सिटी कवर कर रही हूँ और मुझे वाकई में कभी भी कोई भी अच्छी चीज़ तो अभी तक यूनिवर्सिटी में दिखाई पड़ी नहीं है। और बस यही है कि अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं तो कोई अच्छा छात्र नेता यहाँ से निकले, यूनिवर्सिटी के लिए कुछ करे, यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए कुछ करे। खैर, अभी बात हो रही थी एनएसयूआई के चुनाव को लेकर, तो ये जिम्मेदारी राजस्थान की किसको मिलती है ये देखने वाला विषय रहने वाला है, क्योंकि इन दिनों तो सोशल मीडिया पर बाढ़ सी लग गई है लोगों की कि मेरा कैंडिडेट चुनाव जीतेगा, मेरा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, गाड़ियों में पोस्टर चिपकने शुरू हो गए, सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग शुरू हो गई है। और सोशल मीडिया तो आपको पता है कि डिक्लेयर कर ही देता है कि भैया ये वाला कैंडिडेट जीतने वाला है। फिलहाल तो युवा कांग्रेस का चुनाव है, वो भी जो है दिलचस्प चुनाव बना हुआ है, लेकिन एनएसयूआई का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। लगातार मैं आपको जो अपडेट देती रहूंगी, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारा समाचार के साथ।